बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां अपने अंतिम चरण पे हैं। इसी चरण में सीमांचल जैसे महत्वपूर्ण इलाके का चुनाव भी 11 नवंबर को होना है। आपको बता दें कि सीमांचल बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करता है। अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर एनडीए ने 67 सीटें जीती थी और 50 सीटें जो थी वो महागठबंधन के खेमे में आई थी। लेकिन ये कोई बेहद दिलचस्प मामला नहीं है। सबसे दिलचस्प मामला तब आया जब ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी की खास शो बिहार की बात, और इस बिहार की बात में मैं हूं आपके साथ पूजा, और इस चर्चे में हमारे साथ रहेंगे केशव सर। सर, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसमें 11 तारीख को मतदान होने हैं, और मतदान में सीमांचल का इलाका आया है जो कि राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, इसमें ओवैसी का फैक्टर जिस तरीके से उभर कर सामने आया है वो सभी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव होंगे, उसके बाद एग्जिट पोल आएंगे और किस तरीके का आंकड़े हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सीमांचल का जो पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, इसकी राजनीतिक गणित क्या है? थैंक यू पूजा। और आपने सही बताया कि बिहार चुनाव के दूसरे फेज़ की वोटिंग में अब उल्टी गिनती बाकी है और जल्दी ही वोट पड़ेंगे और उसके बाद एग्जिट पोल होगा और फिर नतीजे का इंतज़ार रहेगा। और न केवल दूसरे फेज के लिहाज से बल्कि मैं ओवरऑल इलेक्शन में भी कहूँ, और बार बार मैं ये बात कहता रहा हूँ और तमाम लोग कहते हैं कि इस बार के चुनाव में भी सीमांचल ही किंग मेकर होगा। बिल्कुल। जहाँ तक पहले चरण में हुए मतदान की बात करें तो बम्पर वोटिंग हुई है, लगभग 67-68% वोटिंग हुई है और लोग काफ़ी कुछ उससे कयास लगा रहे हैं। हर व्यक्ति हर जो राजनीतिक पार्टी के रहनुमा है वो अपनी अपनी पार्टी को बता रहे हैं। लेकिन पिछले चुनाव के परिणाम, पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम के आईने में अगर इस बार के मतदान को रख करके देखें तो पहले चरण की जो सीटें थी 121 सीटें वो थी जिसमें पिछली बार भी महागठबंधन और एनडीए में कांटे की टक्कर थी। 61 और 59 का आंकड़ा रहा था पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें। जो दूसरे फेज में 122 सीटों पे मतदान होने हैं, यहाँ का जो मामला है ये है थोड़ा सा पेचीदा बना हुआ है। और इसमें जो बढ़त हासिल करेगा उसी की सरकार बनने की पूरी संभावना होगी। क्योंकि आपको पता है पिछली बार भी सीमांचल के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, चंपारण का जो विधानसभा क्षेत्र है, भागलपुर, बांका, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, इन सभी जिलों में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन एनडीए ने बाजी मारी थी। बिल्कुल। और उसमें से भी सीमांचल तो सबसे ज़्यादा अहम है। और सीमांचल का गणित आप पूछ रहे हैं तो सीमांचल के गणित पर आते हैं। सीमांचल के जो 4 जिले हैं उसमें मुस्लिम आबादी करीब 30% से लेकर 40% तक है। अगर आप किशनगंज की बात करेंगी, एग्जैक्ट डेटा अगर आपके पास हो तो आप बता सकती है, लेकिन मुझे लगता है किशनगंज में करीब 40% मुस्लिम आबादी है। कटिहार में करीब 36-37% मुस्लिम आबादी है। इसी अनुपात में मतदाता भी होंगे। तो सोच लीजिए कि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है जिस पर 2020 से पहले महागठबंधन की पार्टियां यानी कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का एकाधिकार था, और लालू जी ने तो अनाउंस ही कर दिया था माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण। तो मुस्लिम यादव समीकरण जब चल जाता था सीमांचल में तो इनकी सरकार बन जाती थी। सीमांचल क्या, पूरे प्रदेश में तब इनकी सरकार बनती थी। पिछली बार ओवैसी ने इसी मुस्लिम यादव समीकरण में सेंधमारी कर दी। तो आप समझ लीजिए कि सीमांचल में 30 से 40% मुस्लिम मतदाता है, उसके बाद वैश्य मतदाता है और अन्य मतदाता हैं। और यादव मतदाता की भी बहुलता है वहाँ पर सीमांचल के क्षेत्रों में, खासकर ये जो अररिया वाला इलाका है, अररिया, फारबिसगंज, जोगबनी, यहाँ पर यादव मतदाताओं की भी बहुलता है। लेकिन जब चुनाव होते हैं आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में वहाँ पर एनडीए को बढ़त मिलती है। हर बार 67 सीटें जीती थी। बढ़त मिलती है। 67 सीटें। विधानसभा जो 2020 के विधानसभा था उसमें एनडीए को 67 सीटें निकली थी। अच्छा, 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की 67 सीटें निकली थी उन सीटों पे जहां पर दूसरे फेज का चुनाव होना है। और मेरे ख्याल से महागठबंधन की 49 सीटें आई थी। तो काफी फासला रह गया था और यही फासला अंत में एनडीए की सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा था। बिल्कुल। जी।
लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनावों की। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो सीमांचल से भी एनडीए की अच्छी खासी सीटें निकलती है, खासकर तब से जब से सीमांचल में तस्लीमुद्दीन जैसा कोई कद्दावर चेहरा नहीं रहा है। तस्लीमुद्दीन कांग्रेस के बड़े नेता थे, बाद में आरजेडी में आ जाते हैं, लेकिन उनका देहांत हो जाता है। उनके पुत्र भी राजनीति के मैदान में हैं, लेकिन उनका वह प्रभाव नहीं है। तस्लीमुद्दीन के बाद से शाहनवाज हुसैन भी हालांकि उसी इलाके से आते हैं और उनका भी कद काफी बड़ा रहा है कि उनका भी वह प्रभाव नहीं रहा है। यद्यपि बीजेपी जीतती रही है, लेकिन बीजेपी जीतती रही है वो भी सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत जीतती रही है। क्या हुआ है, सीमांचल में अगर गैर मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण होगा तो बीजेपी जीतेगी। लोकसभा चुनाव में यही होता है, जो जात पात में बटा हुआ खेमा है वो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी के साथ आ जाता है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी की जीत होती है। लेकिन वही जब विधानसभा का चुनाव होता है तो फिर उसमें जो वोटिंग लाइन है वो कास्ट लाइन पे होती है। वहां पर ये सारी चीजें मायने रखती है कि 2% वोट बैंक इधर से उधर हुआ तो नतीजे बदल जाएंगे। क्या होता था कि सीमांचल में, बस 1 मिनट और मैं कह दूं, सीमांचल में अल्पसंख्यक वोट बैंक एकजुट रहता था और वो अल्पसंख्यक वोट बैंक एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस को वोट करता था। बिल्कुल। लेकिन अब ओवैसी के आ जाने से एक तीसरा पक्ष भी उसमें ऐड होता है। हालांकि जनसुराज भी चौथा पार्टी है यहाँ पे, सीमांचल में भी, चंपारण में भी, बिहार के पूरे लगभग सारे सीटों पर जनसुराज ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सारी सीटों पर लड़ रही है, अपने उम्मीदवार उतारे उन्होंने। लेकिन सीमांचल में जनसुराज का सिक्का चलेगा या नहीं, इसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है। ओवैसी ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी और ओवैसी की जो लाइन है हार्डकोर, वो मुस्लिम मतदाताओं को अपील करती है। इस बात से हम ओवैसी फैक्टर से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ओवैसी जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि आज तक स्वतंत्र भारत में जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है वोट बैंक की तरह। नेतृत्व में उनको भागीदारी नहीं दी जाती है, तो उसी की लड़ाई करते हैं और उनकी बातें मुस्लिम मतदाताओं को अपील भी करती है। लेकिन इस बार एक पेच है। इस बार एक पेच ये है कि पिछली बार के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने भी देखा कि ओवैसी को वोट देने के कारण महागठबंधन सरकार बनाने से चूक गई। तो इस बार उनकी पूरी कोशिश होगी कि ऐसी शक्ति को ही वोट दें जो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक सके। और ऐसी शक्ति को वोट देने का मतलब है कि आरजेडी को वोट देंगे। तो लबोलुआब यह है कि सीमांचल में अगर ओवैसी का सिक्का चल जाता है तो फिर से महागठबंधन को संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से ओवैसी बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि बिहार की एक इतनी बड़ी आबादी को कभी भी नेतृत्व में नहीं लेके आया गया, जबकि बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल की। तो सर, ओवैसी का ये कहना कहीं ना कहीं जायज़ भी लगता है, क्योंकि अगर हम देखें तो मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं या मुस्लिम आबादी से कोई भी एक बड़ा चेहरा अभी तक बिहार की राजनीति में निकल के नहीं आया, जहां तक मुझे याद है या मेरी समझ है। नहीं, ऐसा क्या कारण है कि अभी तक नहीं आया बिहार की राजनीति में वो? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। बिहार की राजनीति में अब्दुल गफूर जैसे व्यक्ति भी रहे हैं, शकील अहमद खान रहे हैं, खुद शाहनवाज हुसैन है, इससे पहले मैंने तस्लीमुद्दीन जी का नाम कहा था। बिहार में मुस्लिम नेतृत्व की कमी नहीं रही है, लेकिन वो वैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाए। बिहार में आप ओवैसी जी का क्या कहना है, आप याद कीजिए 2005 का विधानसभा चुनाव जो 2005 के फरवरी महीने में हुई थी, उसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें किंग मेकर बन के उभरी थी। और उनकी क्या डिमांड थी? पहले तो वो कह रहे थे माइनस आरजेडी माइनस बीजेपी, मतलब वो कह रहे थे मैं ऐसे गठबंधन को सपोर्ट करूंगा जिसमें आरजेडी और बीजेपी नहीं हो। ऐसा कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता है जिसमें ये दोनों ही नहीं हो। तो कैसे? फिर वो अपनी बात को थोड़ा ट्विस्ट करके, चेंज करके इस बात पे आ गए थे कि अगर किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाया जाए तब वो सपोर्ट करेंगे। उस समय में राष्ट्रीय जनता दल में कितने सारे अल्पसंख्यक नेता थे, किसी को भी आगे बढ़ाया जा सकता था। कांग्रेस में अल्पसंख्यक नेता था, किसी को आगे बढ़ाया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी में तो कह सकते हैं उसमें अल्पसंख्यक नेताओं का अकाल है, ले दे करके एक शाहनवाज हुसैन ही थे, बिहार में अभी भी वही है। लेकिन ये 2 पार्टियां तो आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन किसी ने मुस्लिम नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाया। तब उनकी मांग तो वाजिब है ना, जायज है। अगर महागठबंधन भारतीय मुसलमानों के वोटों का ठेकेदार है तो उनको वो ओहदा भी दे।
बिल्कुल। नेतृत्व में वो उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। तो सिर्फ वोट लेंगे लेकिन जो नेतृत्व में भागीदारी चाहिए वो नहीं देंगे, तब तो ये सवाल उठेंगे और ये सवाल लाजमी हो जाता है। और ओवैसी फैक्टर कितना बड़ा है सीमांचल में, ये आपने अपने इंट्रो में कहा था कि ओवैसी जी ने 5 सीटें जीत कर विधानसभा चुनाव के नतीजों को रोमांचक बना दिया था। वो सिर्फ 5 सीटें जीते नहीं थे, लगभग देखिए ओवैसी जी के वहां से अपने उम्मीदवार उतारने से, मैं बार बार ओवैसी जी कह रहा हूं, पूजा आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में एक दर्शक ने हमें याद दिलाया था कि कम से कम ओवैसी को ओवैसी जी कहें, तब से मैं ये संयत रहता हूं। बिल्कुल हाँ, आप लोग ऐसे कमेंट करेंगे तो हम उसको फॉलो जरूर करेंगे। ठीक है, सीमांचल में 24 सीटें हैं, 4 जिलों में बटी हुई 24 सीटें हैं। 24 सीटों का आप गणित देखिए, 24 में से 12 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। आपको लगेगा ये 50-50 है, नहीं, ये 50-50 नहीं है। 24 सीटों में 12 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। 5 सीटें ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम ने जीती थी और बची हुई 7 सीटें गई थी महागठबंधन के पास। तो जो फासला है वो बीच में देखिए कितना बड़ा हो गया। दूसरी बात, जो 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर जीती थी, उसमें भी ओवैसी फैक्टर काम कर रहा था। अगर ये ओवैसी फैक्टर काम नहीं करता तो ये आंकड़ा उल्टा हो सकता था। इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ओवैसी फैक्टर काम करता है तो नतीजे कमोबेश इसी तरह रहेंगे। हो सकता है 12 के बदला 10 बीजेपी जीते, 10 वो भी जीत जाए, बाकी 4-5 ओवैसी की पार्टी जीत जाएगी। लेकिन अगर ओवैसी फैक्टर काम नहीं करता है तो वहां पर महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी रहेगा कि जनसुराज बनाम बिहार में अभी जनसुराज की चर्चा बहुत जोर शोर से, प्रशांत किशोर जिस विजन के साथ बिहार की राजनीति में आए और हमने भी काफ़ी जनसुराज की विज़न पे चर्चा की, तो बिहार में अगर जनसुराज का जादू चलता है और उसमें ओवैसी की भी सीटें आती हैं, तो जनसुराज बनाम ओवैसी बिहार के जो सीमांचल वाले इलाके हैं, अगर वो दोनों फैक्टर चलता है तो एनडीए और आरजेडी में किसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे? आप सिर्फ सीमांचल के लिहाज से ये बात पूछ रही हैं? बिल्कुल, हाँ, सीमांचल के लिहाज से। तो पूजा, मुझे नहीं लगता है कि सीमांचल में पीके का भी जादू चलेगा। जादू किसी एक का ही चल सकता है, और अगर जादू चला ओवैसी जी का तो वहां पर एनडीए के लिए केकवाक हो सकता है, आरजेडी और महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि पूरे प्रदेश की अगर बात करें और ये जो बढ़ा हुआ मतदान है, अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को मिलने वाले वोट का संकेत भी है, तब भी मैं इसको उस तरह से नहीं मानता हूं जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जनसुराज के पक्ष में आंधी है। ये बढ़ा हुआ सारा मतदान जनसुराज का कैसे हो सकता है? बिल्कुल। मान लीजिए पिछले विधानसभा चुनाव से, खुश है ना, वो कह रहे हैं कि हमारा एक्स फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन ये 5% अगर बढ़ी हुई वोटिंग मान भी, देखिए ये बात आप नोट करके रख लीजिए, आज आपके पास पेन पेपर है यहाँ पर, आप नोट करके रख लीजिए, आप देख लीजिएगा एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों अलायंस के जो वोट बैंक है वो इनके साथ बने रहेंगे। इसमें पिछले 25 सालों से मैंने देखा है कोई ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं हुआ है। हारे कोई, जीते कोई, सरकार किसी की बने, लेकिन जो अलायंसेस को वोट मिलते रहे हैं, जो पार्टीज को, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको जो वोट मिलते रहे हैं, वो कमोबेश उनके साथ बने रहते हैं। उनके समर्थक वर्ग हैं वो उनके साथ खड़े रहेंगे। फिर मुद्दों के आधार पर 2-4% फ्लोटिंग वोटर्स इधर से उधर होते हैं, उतना ही अंतर रहेगा। दोनों गठबंधन का, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि लगभग 37% वोट बैंक है। 37.5% इनका है, 38% उनका है महागठबंधन का, और 37.5% एनडीए का। ये बना रहेगा, ये 37-38 ही आंकड़े रहेंगे। बीच में जो 20% फ्लोटिंग वोटर्स है उसी की सारी लड़ाई है, उसी में प्रशांत किशोर भी हैं। इस 20% में प्रशांत किशोर अपने पहले ही चुनाव में, अपनी पार्टी के पहले ही चुनाव में कितना वोट ग्रैब कर लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर दिल्ली मॉडल दोहराता है, दिल्ली में ही ऐसा हुआ कि पहली बार कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर आई थी। तो क्या प्रशांत किशोर वो दिल्ली मॉडल दोहरा पाएंगे बिहार में? यह बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, एक बात है, फिर से मैं अंडरलाइन करता हूं इस बात को कि पीके की राजनीतिक समझबूझ से किसी को इनकार नहीं है। बिल्कुल। और 243 पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं।
तो कुछ न कुछ तो वोट शेयर होगा ही। बिल्कुल। सारे उम्मीदवार मान लीजिए नहीं भी चले, 50 तो उम्मीदवार, फैक्ट 60 उम्मीदवार, बिहार के कई सारे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो कह रहे हैं कि 50 से 60 सीटों पर पीके का जादू दिख सकता है। जादू मतलब ये नहीं कि वो सीटें जीत जाएंगे, हाँ, मतलब जादू वोट बैंक मतलब में ये कि फेरबदल। वो दूसरे का गेम खराब करेंगे। तो बिल्कुल। पीके को इस बार गेम स्पॉइलर के तौर पे ही देखा जा रहा है बिहार चुनाव में। अच्छा, आप तो अभी छठ पूजा में आप जब गए थे तो ग्राउंड पे भी थे, और जो दूसरे फेज का मतलब ये इत्तेफाक ही था कि दूसरे चरण के जो भी मतदान होने हैं उसी क्षेत्र में आप लगातार बने हुए भी थे। तो वहाँ पर जो मतलब ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा किसकी ओर हवा चल रही है, आरजेडी की या एनडीए की? मतलब तैयारी किसकी सबसे ज़्यादा पुख्ता नज़र आ रही है? देखिए, बिहार के मतदाताओं से सीधा बात करके यह समझना बहुत टेढ़ी चीज है। हालांकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग वोकल होते हैं, अपनी बातों को रखने में भरोसा विश्वास रखते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, अपने राजनीतिक पसंद नापसंद की चर्चा भी करते हैं, लेकिन वोट किसको देंगे ये बड़ा ही मतलब गुप्त रखते हैं। ये उस पर वैसी बातचीत नहीं हो सकती है। जहां तक राजनीतिक दलों की तैयारी की बात है तो मैं जब तक वहां था तब तक ऐसा लग रहा था कि प्रचार प्रसार के मामले में महागठबंधन को बढ़त है। जब तक मैं वहां था। अब पिछले 5-6 दिनों से मैं वापस दिल्ली में हूँ, न्यूज रूम में हूँ। स्थितियां वहां बदली भी होंगी। कई नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं और उनकी सेहत को लेकर के काफी सवाल उठे हैं। सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ सभाएं नीतीश कुमार ने की है। बिल्कुल, लगभग 84 जनसभाएं उन्होंने की है। तो क्या रफ्तार है उनके प्रचार का, ये समझ सकते हैं। दूसरी बात, बिहार में या दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा होता है, बिहार में तो खासकर ऐसा होता है, कोई एक दो ऐसी सभाएं होती है और पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। तो ये इस बार भी हो सकता है। प्रधानमंत्री की सभाएं हुई है, अमित शाह लगातार मैदान में बने हुए हैं, नीतीश कुमार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, राहुल जी जा रहे हैं, तालाब में छलांग लगा रहे हैं, मुकेश सहनी और तेजस्वी खुद मैदान में बने हुए हैं, तेज प्रताप ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि अब जाके, क्योंकि फर्स्ट फेज का जो चुनाव प्रचार था वो 3-4 दिन बारिश की वजह से धुल गया था, उसमें हमारा भी टाइम खराब हो गया। कैंपेनिंग नहीं हो पा रही थी, जनसभाएं रद्द हो रही थी, रोड शो रद्द हो रहे थे। तो वो 3-4 दिन जो अहम होते हैं मतदान से ठीक पहले वो धुल गए थे। बारिश, साइक्लोन जो आया था दक्षिण भारत में, हाँ, उसकी वजह से धुल गया था। तो वो गहमा गहमी, वो कशमकश नहीं दिखने को मिल रहा था ग्राउंड पे। लेकिन आई एम श्योर जो सेकेंड फेज का चुनाव है और उसके लिए जो राजनीतिक दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, पूरी बैटरी ऑन कर दिया है उन्होंने अपना ग्राउंड पे, तो इस वजह से ये फेज बहुत ज्यादा मनोरंजक भी हो गया है। तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर भी महागठबंधन को एज है या मौके उनके लिए हैं। आप अगर ये पूछते हो कि ये मौके महागठबंधन के लिए क्यों हैं, बिल्कुल, तो एनडीए ने तो पिछली बार ही बहुत अच्छा किया था। अभी यहां से और बहुत अच्छा करने के लिए ऐसा कोई फैक्टर नहीं है मैदान में। कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज नहीं हुई है जिसकी वजह से हम ये समझे कि पिछली बार एनडीए ने यहाँ पर लगभग 67 सीट जीती थी तो इस बार 75 हो जाएगा। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, सिवाय एक घटना के, महिलाओं से जुड़े हुए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं शुरू की गई हैं, वो शुरू की गई हैं। जो 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, आंगनवाड़ी सेविकाओं की का मानदेय बढ़ाया गया है, जीविका कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। तो इससे फीमेल वोटर्स में उत्साह है। इनफैक्ट जीविका को तो मतदान तक महिलाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो ये सारी चीजें हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे पुलवामा फैक्टर था 2019 में, बिल्कुल, भले घटना जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई, लेकिन इसका झटका पूरे देश में महसूस किया गया था। तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, कोई बोफोर्स जैसा, कोई अच्छे दिन जैसा नैरेटिव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के लिए यहाँ से बहुत अच्छा करने की कोई उम्मीद होगी। बिल्कुल, वहीं पर महागठबंधन ने केवल 50 सीटें ही जीती थी, वहाँ उनको अच्छा करने के चांसेस हैं ज्यादा है। हाँ। तो वहाँ लग रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में एज है। बिल्कुल। और जाते जाते एक आखिरी सवाल सर आपसे रहेगा कि इस बार किसकी साख दांव पर लगी हुई है? कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू या बीजेपी? इन चारों में से किसकी सबसे ज्यादा लगा है कि अभी बजी पड़ी है एकदम? कांग्रेस के लिए मैं कहूंगा कि वो बहुत कुछ बचा नहीं है बिहार में। उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है। चुनाव से ठीक पहले वो राजेश कुमार जी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। राजेश जी अनुसूचित जाति से आते हैं, तो वो एक ग्राउंड लेवल पे पकड़ मजबूत करने की एक कोशिश है।
कांग्रेस की शाख दाव पे लगी है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि कांग्रेस के बारे में सबको पता है, बिहार में उनके पास कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खो चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर राजेश कुमार पिछले स्ट्राइक रेट को भी एटलीस्ट बेहतर कर पाते हैं तो बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए। 19 से ज्यादा सीटें जीते पहले तो, हाँ पहले तो कांग्रेस के लिए बड़ा माइलस्टोन है कि 20 से ज्यादा सीटें जीतना। पिछले चुनाव में उन्होंने 19 जीती थी, बड़ी फजीहत हुई थी। देखते हैं इस बार क्या होता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी कमोबेश उसी स्थान पर रहेगी जिस स्थान पर वो पिछली चुनाव में थे, 2020 में थे। 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकता है, 5 सीटें ऊपर 5 सीटें नीचे हो सकती है, लेकिन ऊपर होने की गुंजाइश बहुत कम लगती है। पिछली बार उन्होंने 74 सीटें जीती थी और मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी से 3 और लोग आ गए थे, एक और विधायक उनके पाले में आ गए, तो करीब 78 उनकी संख्या है अभी। 78 से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वो ऊपर जाएंगे। मेरा अनुमान है कि बीजेपी 80 के आसपास ही सिमटेगी। हाँ, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ पिछले चुनाव में खेला हो गया था, उनका स्कोर मुझे डेफिनेटली 50+ दिख रहा है। पिछली बार 45 पे सिमट गए थे, 45 के नीचे रह गए थे। इस बार वो 50+ जरूर जाएगा और मुझे लगता है 50 से भी काफी आगे जा सकता है आंकड़ा। वहीं आरजेडी का भी वो बेहतरीन दौर था, वो 78 सीटें जीते थे पिछली बार, 80 पर अभी है। ये 80 के आसपास आरजेडी भी रहेगी, लेकिन ये 80 सीटें बचा ले जाना तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस बार उनके परिवार में भी विखंडन है, यह ध्यान रखना चाहिए। और ओवैसी जी ने भी न केवल सीमांचल बल्कि बिहार के दूसरे इलाकों में भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। साथ ही प्रशांत किशोर यद्यपि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे से वोट काटते हुए लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भी अल्पसंख्यक की बात उठाई है, हो सकता है कि वहां से भी तेजस्वी को चुनौती मिले। तो तेजस्वी और नीतीश की साख ही दाव पर मुझे दिखती है। उसमें व्यक्तिगत चेहरे के मामले में मुझे लगता है कि नीतीश को एक एज है, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जो एक पारिवारिक घोटालों का इतिहास जुड़ा हुआ है, अभी लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई टल गई है, अब अगले महीने उसकी सुनवाई होगी, तो ये सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो एड ऑन होगा। वहीं दूसरी तरफ नीतीश की जो छवि है वो बेदाग है, उनको लेकर कोई आक्रोश नहीं है, उनके साथ महिला शक्ति का भरोसा है। तो ये सारी चीजें नीतीश को थोड़ा एज देती है नेतृत्व के मामले में। लेकिन अंतिम चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो 14 को ही पता चलेगा। और बिल्कुल 14 नवंबर को तो चुनावी नतीजे फुल एंड फाइनल पता चल जाएंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं कल यानी 11 नवंबर को हम वन इंडिया हिंदी के चैनल पे हम आपको सुबह से शाम तक दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की बात। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.